हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद जय। आप सभी को मेरा नमस्कार एंड जय हिंद। तो दोस्तों, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर का नाम है आज का दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी। ये जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है दोस्तों वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। पहला जो पार्ट होता है उसे हम लोग बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और जो सेकेंड जो पार्ट होता है दोस्तों उसे हम लोग बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो हमारा जो 10th क्लास का सिलेबस है दोस्तों उसमें दोनों ही के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। फर्स्ट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड सेकंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो दोनों में फ़र्क क्या है दोस्तों? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते किसे हैं और करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते किसे हैं, ठीक है। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी दोस्तों हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर वैसे चार्ज का स्टडी करते हैं, चार्ज पार्टिकल का, जो कि रेस्ट पोजीशन पे होता है, ठीक है। तो वैसे चार्ज पार्टिकल का जिसमें स्टडी हो जो रेस्ट पोजीशन पे है उसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और जो करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है दोस्तों इसमें हम लोग वैसे चार्ज पार्टिकल का स्टडी करते हैं जो कि मूविंग पोजीशन पे हो, ठीक है। इसमें चार्ज पार्टिकल मूविंग पोजीशन पे और इसमें क्या है? रेस्ट पोजीशन पे। तो रेस्ट पोजीशन पे चार्ज पार्टिकल का स्टडी ही क्या कहलाता है दोस्तों? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। एंड मूविंग चार्ज पार्टिकल का स्टडी क्या कहलाता है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब मैं यहाँ वर्ड यूज किया चार्ज पार्टिकल। आखिर ये चार्ज होता क्या है दोस्तों? आप लोग के माइंड में तो ये वर्ड स्ट्राइक किया होगा, चार्ज होता क्या है, ठीक है। किसी के भी माइंड में स्ट्राइक कर सकता है। अगर जो पहली बार चैप्टर को पढ़ रहा हो उसमें सबसे पहले चार्ज पार्टिकल के बारे में लिखता है। तो आखिर ये चार्ज होता क्या है दोस्तों? तो दोस्तों चार्ज पार्टिकल जो होता है एक्चुअल में किसी भी सब्सटेंस का जो फंडामेंटल जो प्रॉपर्टी होता है दोस्तों, ठीक है। तो चार्ज जो होता है किसी भी सब्सटेंस का एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है। जिस तरह से हम लोग बोलते हैं कि किसी भी सब्सटेंस का जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है कि उस सब्सटेंस के अंदर मास होता है, द्रव्यमान होता है, ठीक है। अगर वो सब्सटेंस है तो उसमें मास यानी द्रव्यमान होगा, ठीक है। उसी तरह से चार्ज पार्टिकल भी दोस्तों उस सब्सटेंस का क्या है? एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, ठीक है, कि उसमें चार्ज होगा। मतलब चार्ज हो या ना हो ये तो अलग बात है, वो डिपेंड करता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन का मात्रा पे कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है या डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लेकिन चार्ज होने के लिए ज़रूरी क्या है? उसमें मास का होना ज़रूरी है। अगर मास नहीं है तो चार्ज नहीं है, ठीक है। अगर आप किसी वैक्यूम में चले जाए जहाँ पे कोई मटेरियल नहीं है दोस्तों, तो वहाँ पे आपको कोई भी चार्ज पार्टिकल नज़र नहीं आएगा। चार्ज वहाँ पर बन ही नहीं सकता है क्योंकि वहाँ क्या है? कोई मटेरियल नहीं है, कोई सब्सटेंस नहीं है, इसलिए चार्ज वहाँ पर एग्जिस्ट होना मुश्किल है। तो चार्ज होने के लिए ज़रूरी क्या है? मास का होना ज़रूरी है, सब्सटेंस का होना ज़रूरी है, ठीक है। तो सब्सटेंस है तो चार्ज है। ये बात क्लियर है? अब किसी भी सब्सटेंस को अगर हम किसी मटेरियल को अगर हम तोड़े दोस्तों, छोटे छोटे टुकड़ों में अगर उसे डिवाइड करते हैं तो सबसे जो स्मॉलेस्ट जो टुकड़ा आता है, स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल आता है उसे हम लोग एटम बोलते हैं। तो एटम के बारे में तब आप लोग 9th क्लास में ही पढ़ चुके हैं। एटम वगैरह एलिमेंट वगैरह होता क्या है। जब मैं 9th क्लास का सिलेबस जब पढ़ाऊँगा तो उसमें मैं क्लियर करूँगा इन सारी बातों को। लेकिन आप लोग को इतना पता है कि किसी भी मटेरियल को अगर ब्रेक किया जाए तो जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल आएगा एटम आएगा। और एटम के अंदर दोस्तों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन के अंदर जो चार्ज होता है दोस्तों वो क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। और प्रोटॉन के अंदर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के अंदर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज एंड प्रोटॉन के अंदर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन तो ऐसे भी न्यूट्रल होता है। तो कोई भी सब्सटेंस दोस्तों इन्हीं सारे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के अंदर नेगेटिव, प्रोटॉन के अंदर पॉजिटिव, ठीक है। और ये भी देखा जाता है दोस्तों कोई भी मटेरियल होता है तो उसमें जितना नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन भी उतना ही होता है, ठीक है। यानी अगर सपोज़ कि ये मेरे पास ये मार्कर है, ठीक है, तो क्या ये मार्कर चार्ज, इसमें किसी प्रकार का कोई चार्ज है? इसमें अभी फ़िलहाल किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जितना है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन भी उतना ही है। और अगर मैं यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूँ, सपोज़ कि इसके अंदर 1000 इलेक्ट्रॉन एंड 1000 प्रोटॉन था, ठीक है। सपोज़ कि इसके अंदर 1000 इलेक्ट्रॉन एंड 1000 प्रोटॉन था। अगर मैं यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूँ
ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, प्रोटॉन का संख्या तो 1000 ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक घट गया, यानी इसके अंदर क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज का मात्रा बढ़ गया है, मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया है बोलेंगे, ठीक है। तो बात यहाँ तक क्लियर है कि जिस किसी भी मटेरियल के अंदर, किसी भी सब्सटेंस के अंदर से अगर कोई इलेक्ट्रॉन चला जाए, तो वो सब्सटेंस कैसा चार्ज हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। और यही अगर इस सब्सटेंस में कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अगर आ जाता है, ठीक है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अगर आ जाए तो ये कैसा होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा। तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है दोस्तों, पॉजिटिव चार्ज मतलब हो गया डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मैं कोई एलिमेंट का एग्जांपल लेता हूँ, सपोज़ कि सोडियम का मैं एग्जांपल लेता हूँ, सोडियम एलिमेंट का एक एग्जांपल ले रहा हूँ, सोडियम। ये सारा चीज़ आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं ले रहा हूँ। सोडियम का जो न्यूक्लियस है दोस्तों, उसमें 11 प्रोटॉन 11 न्यूट्रॉन होते हैं और इसके चारों ओर ऑर्बिट होते हैं। ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन राउंड करते रहते हैं। जो पहला जो ऑर्बिट है दोस्तों, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा ऑर्बिट 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा ऑर्बिट 1 इलेक्ट्रॉन। अब किसी भी एटम का एक खासियत होता है कि वो चाहता है दोस्तों कि अपना जो बाहरी जो सेल है, जो ऑर्बिट है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है, तभी वो स्टेबल होगा, ठीक है। तो आज 8 स्टेबल कैसे पूरा कर सकता है, या तो बाहर से 7 इलेक्ट्रॉन ले ले, 7 इलेक्ट्रॉन बाहर से कहीं से ले ले और 8 पूरा कर दे, ठीक है। या तो फिर ये भी हो सकता है कि अपना 1 इलेक्ट्रॉन को कहीं डोनेट कर दे किसी को, ठीक है। तो 2 संभावना में से जो इजी जो इसको जो काम पड़ेगा दोस्तों, 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना ज़्यादा आसान पड़ेगा, ठीक है। 7 इलेक्ट्रॉन को लेने के बजाय 1 इलेक्ट्रॉन को देना इसके लिए ज़्यादा सहूलियत होगा, इसलिए अपना ये 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है किसी दूसरे एटम को, ठीक है। तो वैसे केस में होता क्या है दोस्तों, ये जो सोडियम है 1 इलेक्ट्रॉन तो दे दिया, कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 10 इलेक्ट्रॉन, लेकिन प्रोटॉन कितना है, 11 पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर, लेकिन नेगेटिव चार्ज क्या है 10 है, ठीक है। यानी 11 पॉजिटिव 10 नेगेटिव, तो 1 पॉजिटिव चार्ज का संख्या इसमें क्या है, ज़्यादा है, मतलब सोडियम के अंदर 1 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। सोडियम के अंदर क्या होगा, 1 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो कोई भी चीज़, ये तो मैं एक छोटे से पार्टिकल एटम का बात किया, अगर एक बड़ा सा एक सब्सटेंस लूँ, इसमें भी सेम चीज़ होता है, यहाँ से भी उसी तरह से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, या तो इससे 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा या यहाँ पे कोई 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और बोलेंगे ये सब्सटेंस या तो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया तो ये पॉजिटिवली चार्ज हुआ, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अगर आ गया तो ये क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया। सेम यहाँ पे देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन अगर किसी भी सब्सटेंस से चला जाए तो सब्सटेंस क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, ठीक है। उसी तरह से मैं एक दूसरा एलिमेंट का एग्जांपल लेता हूँ दोस्तों, क्लोरीन का। ये जो क्लोरीन जो एलिमेंट है दोस्तों, इसका जो न्यूक्लियस है उसमें 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। 17 इलेक्ट्रॉन 17 न्यूट्रॉन। जनरली ये देखा जाता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो संख्या है इक्वल होता है जनरली, लेकिन हमेशा ये होना ज़रूरी नहीं है लेकिन ये ज़रूरी है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का संख्या बराबर होता है, लेकिन न्यूट्रॉन का संख्या बराबर हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन जनरली यहाँ पर बराबर है, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियस है बीच का सेंटर, इसमें 17 प्रोटॉन 17 न्यूट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा दोस्तों, 17 ही होगा। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन, बचा कितना, 7 इलेक्ट्रॉन। अब जो मैं बोल रहा था कि कोई भी एटम अपना आउटर मोस्ट या जो बाहरी सेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन कैसे पूरा करेगा, या तो बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन ले ले, या तो 7 का 7 डोनेट कर दे। वैसे केस में आउटर मोस्ट सेल, ये सेल ही ख़त्म हो जाएगा ऑर्बिट, तो बचेगा ये 8। तो या तो 7 वाला को पूरा दे दे, 8 कर ले, या तो फिर बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन को ले ले। तो ऐसे केस में इसे ज़्यादा सहूलियत पड़ेगा 1 इलेक्ट्रॉन को लेना, ठीक है। जब ये दोस्तों 1 इलेक्ट्रॉन को लेकर के 8 बना लेगा, तो वैसे केस में इसके अंदर क्या आ जाएगा,
माइनस चार्ज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अब ज़्यादा हो गया। इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना हो गया? 18 हो गया। 2 8 10 और एक बाहर से ले लिया तो ये 18 हो गया, ठीक है। लेकिन प्रोटॉन कितना है? 17 है। तो मैं ये बोल रहा था पॉजिटिव चार्ज मतलब होता है दोस्तों, पॉजिटिव चार्ज मतलब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये चार्ज के बारे में बताया। चार्ज होता क्या है? कोई भी सब्सटेंस पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज कैसे होता है इसके बारे में बताया, ठीक है। अब चार्ज के बारे में और भी कुछ चीज़ दोस्तों, कि जो चार्ज है दोस्तों, चार्ज का जो ऐसा यूनिट होता है कूलम होता है। चार्ज का जो ऐसा यूनिट जो होता है कूलम होता है दोस्तों, जिसे हम लोग सी लेटर से डिनोट करते हैं। ऐसा यूनिट चार्ज का क्या होता है? कूलम होता है, ठीक है। और ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है, वेक्टर स्केलर। आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे, ठीक है। वर्ड तो ज़रूर सुने होंगे वेक्टर स्केलर। तो ये जो चार्ज है स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। और चार्ज का जो खासियत होता है दोस्तों, चार्ज मैं बोला कि चार्ज का जो स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल है दोस्तों, जिसमें चार्ज रह सकता है, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उससे छोटे किसी भी पार्टिकल में चार्ज का एग्जिस्टेंस नहीं होता है, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है जो कि चार्ज को कैरी करता है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन होता है। अब आप सोचें कि इलेक्ट्रॉन जो है हमेशा वो अपने मल्टीपल में ही हो सकता है, ठीक है। यानी 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, कभी ऐसा नहीं होगा कि 1.5 इलेक्ट्रॉन या 2.5 इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं होगा। और 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज का जो मात्रा होता है दोस्तों, 1 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है चार्ज इन 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? कूलम होता है। और 1 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है दोस्तों 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो मैं बोल रहा था इलेक्ट्रॉन जो होता है हमेशा 1 2 3 4 ऐसे हो सकता है, कभी 1.5 इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन या 1.25 इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं हो सकता है। यानी चार्ज भी जो होगा दोस्तों वो 1 इलेक्ट्रॉन पे जो जितना चार्ज है उसके मल्टीपल में ही होगा। अगर मैं इसको अच्छा ये तो अभी मैं नहीं बताया हूँ, अगर मैं यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन को निकाल दूँ तो कितना इलेक्ट्रॉन, या तो 10 इलेक्ट्रॉन 12 इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, ठीक है। तो वैसे केस में यहाँ पे कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा दोस्तों? 10 इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उसी के बराबर चार्ज आएगा, ठीक है। मतलब किसी भी सब्सटेंस पे जो चार्ज आएगा वो हमेशा, चाहे कितना भी बड़ा अमाउंट हो, वो हमेशा इस चीज़ के मल्टीपल में होगा, ठीक है। ये बात क्लियर हो रहा है? जिसे हम लोग बोलते हैं दोस्तों क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। लेकिन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज नाम का वर्ड आप लोग के 10th क्लास के सिलेबस में नहीं पढ़ना है, लेकिन इतना आप लोग जान सकते हैं, जो चार्ज जो होता है दोस्तों हमेशा इस नंबर के मल्टीपल में ही होता है, क्योंकि चार्ज का जो स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल है जिसमें चार्ज रहता है वो है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन कभी डिवाइड नहीं होता है। मतलब चार्ज का एग्जिस्टेंस जो होता है इस इलेक्ट्रॉन से छोटे पार्टिकल पे नहीं होता, ठीक है। तो ये बात क्लियर है। ऐसा यूनिट देख लिए, ये सारा चीज़ हम लोग देख लिए, ठीक है। और एक चीज़ दोस्तों, ये जो चार्ज जो है 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। इतना तो हम लोग देख लिए। चार्ज 2 तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। और जो सिमिलर चार्जेज होते हैं दोस्तों, जिसको हम लोग लाइक चार्ज बोलते हैं, तो लाइक चार्ज जो होता है हमेशा एक दूसरे को रिपेल करता है। लाइक चार्जों के बीच में क्या होता है? रिपल्सन होता है। अगर ये दोनों पॉजिटिवली चार्ज है तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब ये दूर जाएंगे। लेकिन वही दोस्तों, अगर ये दोनों नेगेटिव, अगर पॉजिटिव
अगर अपोजिट चार्ज है दोनों में, तो दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ठीक है, अगर दोनों में सेम चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन, या तो निगेटिव निगेटिव तो भी रिपल्सन, लेकिन दोनों में पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज हो तो वैसे केस में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहाँ तक बात क्लियर है। तो अभी मैं बोला कि ये जो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है दोस्तों, वो कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब आप लोग बोलेंगे कि ये कूलम भी कैसा यूनिट बनाया गया जिसमें कि एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज रखा गया। ठीक है, अब ये बनाने वालों का मर्जी, उतना तो हम देखने नहीं गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर बोला जाए कि जो ये जो 1 कूलम जो होगा, आखिर 1 कूलम उस पर कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं कि 1 कूलम पे कितना चार्ज होता है, कितना इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, चार्ज का यूनिट कूलम, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज, इतना चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज, इतना कूलम। अब हम ये जानना चाह रहे हैं दोस्तों, आखिर ये जो कूलम वर्ड है, आखिर ये है क्या। हम लोग ये निकालने की कोशिश करेंगे इसमें कि एक कूलम में आखिरकार कितना चार्ज होते होंगे। ठीक है, और सॉरी, कितना चार्ज नहीं, कितना इलेक्ट्रॉन होते होंगे। ठीक है, एक कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होते होंगे। तो यहाँ पर जो ये चीज़ है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम जो है दोस्तों, इसका मतलब कितना, 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इतना कूलम मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन, यानी 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 1 कूलम मीन्स कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। बात क्लियर है। इतना कूलम मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन, यानी 1 कूलम का मतलब कितना हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई इतना इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 कूलम में कितना होगा, इतना होगा। अब इस वैल्यू का आप लोग डिवाइड करें। मैं ये 19 को ऊपर ले जाता हूँ तो कितना हो जाएगा, +19 10⁻⁹ डिवाइड बाई 1.6। अब ऐसा करता हूँ दोस्तों, इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ, एक 10 वाला पार्ट और एक 10⁻18 वाला पार्ट। बात क्लियर है। यह आ जाएगा 1.6 यानी 16, इसको 100 कर देता हूँ। अब मैं 100 डिवाइड बाई 16 करता हूँ तो लगभग 6.2, लगभग नहीं 6.25 इंटू 10⁻18 आएगा। ठीक है, मतलब एक कूलम चार्ज में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। अब ये लिखने का तरीका है दोस्तों, अब इसे आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 625 लिख सकते हैं और यहाँ से 10⁻16 कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो 10 जो भी वैल्यू होता है उसे लिखने का तरीका ही यही होता है दोस्तों कि अगर 2 से 3 डिजिट का यहाँ पर अगर नंबर आ जाता है तो उसमें आप लोग 1 डिजिट के बाद पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं लिखेंगे 62.5, ऐसा ये लिखने का तरीका नहीं है। ठीक है, लेकिन आप इसे जब भी लिखेंगे तो 6.25 के ही टर्म में लिखेंगे, उसके बाद 10 जो भी हो वैसे नंबर को लिखेंगे, यानी पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट का नंबर होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो लिखने का तरीका यही है। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, अब दोस्तों चार्ज के बारे में हम लोग इतना चीज़ देखें कि चार्ज होता क्या है, चार्ज के कुछ प्रॉपर्टी के बारे में देखें कि लाइक चार्ज जो होता है रिपेल करता है, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को। ठीक है, तो फिर अब हम लोग ये देखते हैं कि चार्ज को क्रिएट कैसे किया जा सकता है। ठीक है,
अगर हम लोग चाहें कि चार्ज को क्रिएट करना, तो चार्ज हम लोग क्रिएट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो चार्ज क्रिएट करने का 3 तरीका है दोस्तों। पहला तरीका बाय फ्रिक्शन, पहला तरीका चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। सेकंड तरीका चार्जिंग बाय कंडक्शन। एंड थर्ड तरीका चार्जिंग बाय इंडक्शन। हाँ तो दोस्तों, मैं बोल रहा था कि किसी भी सब्सटेंस पे अगर हमें चार्ज क्रिएट करना है, अगर चार्ज हमें प्राप्त करना है, तो हम लोग 3 तरह से चार्ज क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। पहला चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, सेकंड चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड थर्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसमें जो पहला जो मेथड है दोस्तों कि फ्रिक्शन के द्वारा जो हम लोग चार्ज क्रिएट कर सकते हैं, ये मेनली इंसुलेटर में होता है, इंसुलेटर्स, ठीक है। इंसुलेटर्स वैसा मटेरियल जिसमें करंट पास नहीं करता, ठीक है, उसे हम लोग इंसुलेटर बोलते हैं। जैसे पेन, अगर हम यहाँ पे एक बैटरी का एक पॉइंट रखेंगे और दूसरा टर्मिनल यहाँ जोड़ेंगे तो इससे करंट पास नहीं करेगा, ठीक है। तो ये इंसुलेटर है। और बाय कंडक्शन एंड बाय इंडक्शन जो चीज़ है, ये दोस्तों कंडक्टर में होता है, ठीक है। अब मैं पहला जो पॉइंट है उसके बारे में बताता हूँ, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो मैं बोला कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन जो होता है दोस्तों, ये मेनली किस में होता है, इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स वैसे मटेरियल होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता है। यहाँ तक बात क्लियर है। तो इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स 2 ऐसे मटेरियल होते हैं। पहला इंसुलेटर वैसे मटेरियल जिससे होकर इलेक्ट्रिसिटी क्रॉस नहीं कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, इंसुलेटर। और कंडक्टर हम लोग वैसे सब्सटेंस को बोलते हैं जिससे होकर इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकता है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। तो बाय फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन मेनली इंसुलेटर, बाय फ्रिक्शन से हम लोग जो चार्ज क्रिएट कर सकते हैं वो मेनली इंसुलेटर में होता है। जैसे कि 2 चीज़ को हम लोग आपस में अगर रगड़ते हैं, जैसे कि 2 रफ चीज़ होना चाहिए इसके लिए, ठीक है। ये तो पूरी तरह से प्लेन है, तो हो सकता है कि इसमें रबिंग अच्छे से ना हो पाए, ठीक है। इसमें खासकर दोस्तों कुछ चीज़ का लिस्ट हमारे फिजिक्स में दिया हुआ होता है, ठीक है। किसमें पॉजिटिवली चार्ज होगा, किसमें नेगेटिवली चार्ज होगा। इसमें जो कॉमन एग्जांपल है दोस्तों, अगर हम लोग एक ग्लास का रोड लेते हैं, ठीक है, सपोज कि एक ग्लास का रोड है, ठीक है, ग्लास का एक छड़ी या स्टिक है। अगर दोस्तों मैं इसको सिल्क क्लॉथ के साथ रब करता हूँ, ठीक है, ग्लास का रोड है ग्लास का, ग्लास रोड, इसको मैं एक सिल्क क्लॉथ के साथ रगड़ता हूँ दोस्तों, सिल्क क्लॉथ। तो इसमें होगा क्या दोस्तों, दोनों को रगड़ने के केस में ये जो ग्लास का जो रोड है दोस्तों, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और जो सिल्क का जो क्लॉथ है दोस्तों, वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। ऐसा किस लिए होता है, ऐसा कैसे होता है दोस्तों? ये जो मैं बोला कि फिजिक्स में जो दोस्तों कुछ सब्सटेंस का जो लिस्ट दिया हुआ है, उसमें कुछ सब्सटेंस जो होते हैं उनका प्रॉपर्टी होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, ठीक है, और कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनका प्रॉपर्टी होता है इलेक्ट्रॉन को खींचने का, ठीक है। तो जो ग्लास रोड जो है दोस्तों, उनमें से एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का प्रॉपर्टी रखता है, ठीक है। ग्लास रोड किस तरह का प्रॉपर्टी रखता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का। तो जब ये सिल्क क्लॉथ को डोनेट कर देगा एक ग्लास रोड, अगर रगड़ेगा तो रगड़ा जाएगा, दोनों को रब किया जाएगा, क्या होगा, एक्सचेंज होगा मटेरियल का, ठीक है। इसमें से कुछ मटेरियल जो इलेक्ट्रॉन जो है उठ कर कहाँ चले जाएंगे, यहाँ चले जाएंगे, सिल्क क्लॉथ में चले जाएंगे।
तो अब यहाँ क्या हो गया, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। अब यहाँ से चूँकि कुछ इलेक्ट्रॉन चले गए, और मैं पहले ही बता चुका था किसी सब्सटेंस में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और अगर कुछ इलेक्ट्रॉन उठ करके चले जाए वहाँ से, तो इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या में, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी हो गया है। और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन ही क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये किस तरह का चार्ज हो गया दोस्तों, ये पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड हो गया। और सिल्क क्लॉथ किस तरह का चार्ज इसमें आया दोस्तों, नेगेटिव चार्ज। तो बात क्लियर है, ग्लास रोड को अगर सिल्क क्लॉथ के साथ अगर रब किया जाए तो ग्लास रोड जो होता है दोस्तों पॉजिटिवली चार्ज होता है, एंड सिल्क क्लॉथ क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि ग्लास रोड और सिल्क क्लॉथ को अगर रगड़ा जाए तो सिल्क क्लॉथ कभी भी पॉजिटिवली चार्ज नहीं होगा और ग्लास रोड कभी भी नेगेटिवली चार्ज नहीं होगा, क्योंकि इसका ग्लास रोड का नेचर ही होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, और ये सिल्क क्लॉथ का नेचर ही होता है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना। ठीक है, इसलिए जब भी ग्लास रोड और सिल्क क्लॉथ को आपस में रब किया जाए, रगड़ा जाए, तो हमेशा ग्लास रोड जो है पॉजिटिवली चार्ज होगा एंड सिल्क क्लॉथ क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा। उसी तरह से दोस्तों एक एग्जाम्पल है एबोनाइट रॉड एंड दूसरा वुलन क्लॉथ। वुलन क्लॉथ, और ये किस चीज़ का रोड है दोस्तों, एबोनाइट रोड। एबोनाइट रोड। अब ये जो वुलन क्लॉथ है दोस्तों और ये जो एबोनाइट रोड है, दोनों का आपस में अगर रब किया जाए तो वैसे केस में ये जो एबोनाइट रोड है वो नेगेटिवली चार्ज होगा, और जो वुलन क्लॉथ है दोस्तों इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, एबोनाइट रोड और वुलन क्लॉथ को जब आपस में रब किया जाए, रगड़ा जाए, तो वैसे केस में ये जो एबोनाइट का रोड है उसमें क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, और इसमें क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। होता क्या है कि जब ये दोनों का आपस में रगड़ा जाता है तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कहाँ होता है, इसमें होता है, एबोनाइट रोड में। अब एबोनाइट रोड में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ, अब इसमें पहले से इक्वल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन थे, अब इसमें एक्स्ट्रा नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन आ गए, यानी इसमें एक्सेस नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, इसलिए ये क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया। अब ये चूँकि इसमें पहले से इक्वल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन थे और ये कुछ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र यहाँ हो गया, यानी इसके पास अब क्या हो गया, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो कोई भी सब्सटेंस पॉजिटिवली चार्ज कैसे होता है, नेगेटिवली चार्ज कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। और आप लोग ये भी गौर किए होंगे दोस्तों कि जैसे ही हम लोग अपने बाल में कंघी लगाते हैं, ठीक है, और बाल में जब कंघी करते हैं, बाल झाड़ते हैं, और जब उस कंघी को अगर हम छोटे छोटे पेपर के टुकड़ा या तो फिर जो डस्ट पार्टिकल है वहाँ पे जा कर के नज़दीक ले जाते हैं, तो डस्ट पार्टिकल क्या होते हैं, चिपक जाते हैं यहाँ पर कंघी पे। ठीक है, तो ये भी इसलिए हो रहा है दोस्तों कि वो कंघी क्या हो गया है, चार्ज हो गया है। और चार्ज होने से क्या होता है, वो छोटे छोटे पार्टिकल को अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, उसी तरह दोस्तों बैलून का भी एक खासियत होता है। बैलून वगैरह को भी आप अपने बाल के साथ रगड़ने के बाद आप देखेंगे कि वो क्या होता है, दीवार से चिपक जाता है। रगड़ने से पहले दीवार में नहीं चिपकेगा, लेकिन रगड़ने के बाद क्या होता है, दीवार में चिपक जाता है। रगड़ने से हुआ क्या दोस्तों, या तो वो पॉजिटिवली चार्ज हुआ या तो नेगेटिवली चार्ज हुआ। अब बोलेंगे कि हमेशा लेकिन वो चिपक ही क्यों रहा है, या तो या पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, रिपल्सन भी हो सकता था, लेकिन बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। ठीक है, उतना आप लोग को जानना भी नहीं है कि जैसे कि मैं कंघी को यहाँ पे रगड़ा, ठीक है, और डस्ट पार्टिकल के सामने रखा तो भी अट्रैक्ट हुआ, और अगर बैलून को भी रगड़ा, डस्ट पार्टिकल के सामने रखा, वो भी अट्रैक्ट किया। सपोज़ कि इसको भी मैं डस्ट पार्टिकल के सामने रखूँगा तो ये भी अट्रैक्ट करेगा डस्ट पार्टिकल को, इसको भी डस्ट पार्टिकल के सामने रखूँगा तो ये भी अट्रैक्ट करेगा डस्ट पार्टिकल को, जबकि ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, लेकिन दोनों ही केस में दोनों क्या करेंगे, डस्ट पार्टिकल को अट्रैक्ट करेंगे। तो क्या डस्ट पार्टिकल पहले से अपोजिट चार्ज था उसमें, इसमें तो पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन क्या डस्ट पार्टिकल में नेगेटिव चार्ज है, नहीं। डस्ट पार्टिकल तो पहले से न्यूट्रल है, क्योंकि उसको किसी चीज़ से रगड़ा ही नहीं गया है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, या इसको आप सिंपली समझ सकते हैं कि
उतना मैं एक्सप्लेन नहीं करने जाऊंगा कि अब यहाँ पर देखें ये एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये डस्ट पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल न्यूट्रल है। अब यहाँ पर एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जब ये इसके सामने आएगा तो कंपेरेटिवली यहाँ पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दोस्तों वो ज़्यादा है, नहीं यहाँ पे तो ये चीज़ नहीं बोल सकते हैं। इसमें होता क्या है दोस्तों, ये जो डस्ट पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल जो है जब इसे मैं एबोनाइट के रोड जो कि क्या है निगेटिवली चार्ज है, निगेटिवली चार्ज है दोस्तों, इसको जब मैं डस्ट पार्टिकल के पास ले जाता हूँ तो इसमें होता क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, इक्वल है। तो इसमें होगा क्या, ये भी तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो वैसे केस में ये जो निगेटिव चार्ज है दोस्तों इसके पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा। यानी पॉजिटिव चार्ज जो है इस डस्ट पार्टिकल के इस छोर में आ गए और जितने भी नेगेटिव चार्ज थे ये इस छोर में चले गए और पॉजिटिव चार्ज किस छोर में आ गए, इस छोर में आ गए, क्योंकि ये नेगेटिव इस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा था और ये नेगेटिव इसके नेगेटिव चार्ज को रिपेल कर रहा था। अब आप देखें कि इसके इस पार्टिकल के इस छोर में क्या आ गया है, पॉजिटिव चार्ज, और ये तो ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा और फाइनली ये अट्रैक्ट कर लेगा। वही चीज़ इसके केस में भी होता है, ये नेगेटिव को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। सबसे पहले नेगेटिव चार्ज उसमें प्रोड्यूस किया पार्टिकल में, ठीक है, मतलब अपोजिट चार्ज सबसे पहले वो प्रोड्यूस किया उस पार्टिकल में, उसके बाद उसे वो अट्रैक्ट किया। तो यहाँ तक बात क्लियर है कि चार्ज हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तीन तरह, बाई फ्रिक्शन, बाई कंडक्शन एंड बाई इंडक्शन। तो इसमें बाई कंडक्शन बाई इंडक्शन आप लोग को नहीं जानना है, मेनली आप लोग को जानना है कि चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, ठीक है। ऐसे मैं चार्जिंग बाई इंडक्शन मेनली यहाँ पे बता चुका, ठीक है। एबोनाइट रोड को उसके सामने ले गए तो किस तरह से उसमें चार्ज डेवलप हुआ, पॉजिटिव चार्ज इधर अट्रैक्ट किया, नेगेटिव चार्ज उधर अट्रैक्ट किया, और जब उसको कोई रास्ता दे दिया जाए वो अपोजिट साइड वाले चार्ज को तो फ्लो होकर दूसरे जगह चला गया और फिर उसके अगर कनेक्शन काट दिया जाए तो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ठीक है। तो इतना यहाँ पर डिटेल में नहीं पढ़ना है यहाँ, ठीक है, बता देता हूँ। ये न्यूट्रल था पहले से, मैं एक निगेटिव चीज़ को यहाँ पे लाता हूँ, ठीक है। ये निगेटिवली चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज वाला जो सब्सटेंस है दोस्तों, इसके पॉजिटिव जो भी पार्टिकल होगा पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, क्योंकि ये तो सब्सटेंस है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से तो मिलकर बना हुआ है ना। तो इसका नेगेटिव चार्ज इस ओर फ्लो किया, पॉजिटिव चार्ज इस ओर अट्रैक्ट किया। अब मैं क्या करूँगा, इसको एक अर्थ से कनेक्ट कर देता हूँ। अर्थ से कनेक्ट अगर किया तो क्या हुआ, ये नेगेटिव चार्ज क्या हुआ, फ्लो हो गया, अर्थ में चला गया। क्योंकि क्यों फ्लो हो गया, क्योंकि ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो रहा था, रिपल्सन हो रहा था, और पॉजिटिव चार्ज को तो अट्रैक्ट कर रहा था, पॉजिटिव चार्ज यही रहेगा। अब मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ, अब इसे अगर मैं यहाँ से हटा भी लूँ तब इसके पास क्या बचा दोस्तों, पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से हम चार्ज कर सकते हैं, चार्जिंग बाई इंडक्शन। उसी तरह से चार्जिंग बाई कंडक्शन कैसे होता है, चार्जिंग बाई कंडक्शन होता है दोस्तों, ये हमारे पास एक न्यूट्रल एक कंडक्टर है, दूसरा एक यहाँ पर ये है। अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज वाला कोई सब्सटेंस को ले जाके इसमें सटा देता हूँ तो ये भी इसमें पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हो जाता है, यानी ये भी पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो चार्ज का चार्ज हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं किसी सब्सटेंस पे, उसके बारे में हम लोग देखें। तो इतना, ये जो अगला जो दो चीज़ था उसके बारे में आप लोग को नहीं जानना है, चार्जिंग बाई जो फ्रिक्शन है उसके बारे में आप लोग को जानना है, ठीक है। कि एबोनाइट रोड को अगर हम लोग वुलन क्लॉथ्स के साथ रगड़ेंगे तो क्या होगा, ग्लास रोड को अगर सिल्क क्लॉथ के साथ रगड़ेंगे तो क्या होगा, ये सब चीज़ के बारे में आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। और ये जो चीज़ होता है मेनली दोस्तों इंसुलेटर में होता है। और क्यों इंसुलेटर में ही ये चीज़ होता है, फ्रिक्शन के द्वारा अगर चार्जिंग बाई फ्रिक्शन जो है इंसुलेटर में ही क्यों होता है। अब देखिए ये इंसुलेटर है, अगर मैं यहाँ पे, ये तो नहीं कंघी, अगर मैं यहाँ पे ये करता हूँ तो ये चार्ज हो जाता है, ठीक है। अब ये चूँकि इंसुलेटर है तो इसका चार्ज पार्टिकल दोस्तों यहीं पे रह जाएगा, ये मूव करके मेरे हाथों तक नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन वही अगर मैं एक मेटल का कोई चम्मच ही ले लेता या कुछ भी चीज़ ले लेता हूँ, अगर मैं
उस चम्मच को मैं बाल पे रगड़ता हूँ, ठीक है, तो चम्मच तो चार्ज हुआ, लेकिन चार्ज पार्टिकल मूव करके क्या हुआ, मेरे बॉडी पे चला गया, और बॉडी के थ्रू क्या होगा, अर्थ पे चला गया। यानी ये कभी चार्ज नहीं होगा फ्रिक्शन के द्वारा, ठीक है। यानी जो कंडक्टर है फ्रिक्शन के द्वारा उसे चार्ज नहीं किया जा सकता। इंसुलेटर को ही चार्ज किया जा सकता है, क्योंकि जो भी ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल हुआ जिस पोर्शन पे हुआ उसी पोर्शन पे वो चार्ज हुआ। ये पोर्शन चार्ज नहीं हुआ है इसका, ठीक है। जहाँ पर जो मटेरियल का ट्रांसफ़र हुआ है वही पोर्शन पे उसका चार्ज आया है, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, ठीक है। बात क्लियर है। आगे आते हैं। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा जो चीज़ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अभी तक हम लोग ये जो चीज़ पढ़ रहे हैं दोस्तों, ये चार्जिंग वगैरह जो पढ़ रहे हैं, ये एक्चुअल में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का हिस्सा है। और चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अभी जो हम टर्म पढ़ने जा रहे हैं, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी जो पढ़ेंगे, वो भी एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का हिस्सा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है दोस्तों? अगर मैं यहाँ पर कोई एक चार्ज रखता हूँ तो चार्ज का एक खासियत है दोस्तों, वो अपने चारों ओर क्या करता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। चार्ज को मैं क्या लिखा हूँ, Q लिखा हूँ। चार्ज को किससे डिनोट किया जाता है, Q से डिनोट किया जाता है। और मेजरमेंट किससे किया जाता है, कूलम से किया जाता है। कूलम में इसको मापा जाता है। इसका यूनिट जो होता है दोस्तों कूलम होता है। डिनोट चार्ज को हम लोग किससे करते हैं दोस्तों, Q से। एक Q यहाँ पर है, चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है। अब चार्ज का खासियत क्या होता है दोस्तों, एरेस्ट अवस्था में, यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अगर ये चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है तो अपने चारों ओर क्या करता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। जिस तरह से दोस्तों हमारा जो अर्थ है अपने चारों ओर क्या करता है, ग्रेविटेशनल फील्ड जनरेट करता है। या तो फिर मैग्नेट का बात किए, चुंबक का बात करें तो चुंबक अपने चारों ओर क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। उसी तरह से कोई चार्ज पार्टिकल जो है दोस्तों अपने चारों ओर क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, ठीक है। अब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में दोस्तों कोई भी चार्ज पार्टिकल को अगर लाया जाए तो उस चार्ज पार्टिकल पे क्या करेगा, ये फोर्स लगाता है, ठीक है। जैसे कि आप लोग ग्रेविटेशन 9th क्लास में पढ़े होंगे, ठीक है। ग्रेविटेशन में क्या है, अर्थ या तो फिर कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी सब्सटेंस जिसके अंदर मास है वो क्या करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, ग्रेविटेशनल फील्ड जनरेट करता है। इस फील्ड में अगर हम किसी भी मास या किसी भी ऑब्जेक्ट को लाएंगे तो उसमें क्या होता है, एक तरह का अट्रैक्शन होता है, वो फोर्स लगाता है एक दूसरे के ऊपर। सपोज़ कि ये पेन क्या होगा, अगर इसको हम यहाँ से छोड़ेंगे तो क्या होगा, इसकी ओर गिरेगा, दूसरे ऑब्जेक्ट की ओर अट्रैक्ट होता है। वही चीज़ दोस्तों इस फील्ड में भी होता है। जिस तरह का चीज़ जो ग्रेविटेशनल फील्ड में हो रहा है, अगर इस पेन को मैं यहाँ से छोड़ता हूँ तो कहाँ जाता है, नीचे जाता है, ठीक है, ठीक है। और वही चीज़ दोस्तों यहाँ पर भी लेकिन बात यह है कि ग्रेविटेशन मास और मास के बीच में अट्रैक्शन, उसी तरह से यहाँ पर कोई भी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पर अगर किसी चार्ज को लाएंगे तभी अट्रैक्ट करेगा। चार्ज और चार्ज के बीच में फोर्स लाएगा, मैग्नेट और मैग्नेट के बीच में फोर्स लाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कोई चार्ज, तो इतना तो बात क्लियर है, कोई भी चार्ज पार्टिकल को इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के दायरे में अगर लाया जाए तो उस पर क्या लाएगा, फोर्स लाएगा। तो दोस्तों मैं बोल रहा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए दोस्तों मैं यहाँ पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेता हूँ, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, प्लस Q चार्ज। मैं यहाँ पर लिया यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज भी बोला जाता है। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब दोस्तों एक्चुअल में 1 कूलम का चार्ज है, ठीक है। अब ये पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज। अब मैं यहाँ पर इसको इस तरह से धक्का दे करके लाता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसे यहाँ पे धक्का दे करके लाता हूँ, क्योंकि दोनों में क्या, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, दोनों में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन होगा तो जाहिर सी बात है हमें इसे क्या करना पड़ेगा, इसको धक्का दे करके लाना पड़ेगा। सपोज़ कि मुझे इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, जो कि
इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब कोई बहुत बड़ा दूरी इन्फिनिटी नहीं, वैसा पॉइंट जहाँ पर लगभग इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ख़त्म हो जाता है। ठीक है, एक जो चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पे ख़त्म हो जा रहा है उसे ही हम लोग इन्फिनिटी बोल रहे हैं। ठीक है, तो उस पॉइंट से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम कहाँ ला रहे हैं? इस पॉइंट पे ला रहे हैं। सपोज़ कि पॉइंट ए है, इसको धक्का दे करके लाए यहाँ तक इसको पहुँचा दिए। तो धक्का दे करके जो लाए दोस्तों, तो मेरे द्वारा तो जाहिर सी बात है कुछ वर्क करना पड़ा। ठीक है, जो मैं इतना जो इस पर फोर्स लगा करके यहाँ तक पहुँचाया, तो मैं क्या किया? कुछ ना कुछ वर्क तो किया इस पर। तो दोस्तों किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यानी 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर लाने के लिए हमें जितना वर्क करना पड़ता है, ठीक है, हम जितना वर्क किए दोस्तों वही इस पॉइंट पर का क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। ठीक है, तो बात यहाँ तक का क्लियर है। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर लाने के लिए जितना वर्क करना पड़ता है वही उस पॉइंट का क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। तो यहाँ तक लाने में ज़्यादा वर्क कुछ करना पड़ा। अगर यही यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मैं यहाँ तक बी पॉइंट तक लाता हूँ तो यहाँ से यहाँ तक हमें ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो बात क्लियर है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? तो सिंपली मैं बोला कि किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी 1 कूलम चार्ज, या अब आप लोग यूनिट पॉजिटिव चार्ज वर्ड ही यूज करें, किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड वर्ड जोड़ना ना भूलें। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर लाने में जितना वर्क करना पड़ता है, वर्क को हम लोग जनरली जूल में मेजरमेंट करते हैं। तो जितना जूल का वर्क करना पड़ता है दोस्तों वही उस पॉइंट का क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है, तो बात क्लियर है। अब दोस्तों यहाँ से यहाँ तक लाने में कुछ अलग वर्क करना पड़ेगा। ये पॉइंट पे लाने में सपोज़ कि हमें 10 जूल का वर्क करना पड़ा। यही चार्ज को मैं इस पॉइंट बी पे लाता हूँ तो सपोज़ कि मुझे 20 जूल का वर्क करना पड़ा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हमें लाने में कितना वर्क करना पड़ा? 10 जूल का वर्क करना पड़ा। और इसी चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट बी में लाने में सपोज़ कि कितना वर्क करना पड़ा? 20 जूल, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस है डिस्टेंस का, इसलिए जो हमारे द्वारा जो वर्क किया जा रहा है उसमें भी डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो पोटेंशियल हुआ इस पॉइंट का कितना? 10 जूल। बी पॉइंट पर का पोटेंशियल कितना हुआ? 20 जूल। अब बोलेंगे कि ये ए और बी के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है? ये जो पोटेंशियल का जो डिफरेंस है वो दोस्तों कितना हो जाएगा? पोटेंशियल ऑफ बी माइनस पोटेंशियल ऑफ ए, इसे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे, जो कि 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10 जूल। ठीक है, और सॉरी 10 जूल नहीं, ये मैं मिस्टेक कर दिया, जूल नहीं वोल्ट। तो जितना वर्क करना पड़ता है दोस्तों वही पोटेंशियल कहलाता है, और पोटेंशियल का जो यूनिट होता है वो वोल्ट होता है। ठीक है, जितना अमाउंट 10 और इसका जो यूनिट होता है कितना? वोल्ट में होता है। ठीक है, बात क्लियर है। तो पोटेंशियल में बोला किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लाने पे जितना वर्क करना पड़ता है दोस्तों वो उस पॉइंट का क्या कहलाता है? पोटेंशियल कहलाता है। और पोटेंशियल को हम लोग किस में मेजर करते हैं दोस्तों? वी से, वोल्ट से मेजर करते हैं। ठीक है, और पोटेंशियल को डिनोट भी वी से किया जाता है और मेजरमेंट भी किससे किया जाता है? वी से किया जाता है। ठीक है, पोटेंशियल को हम लोग डिनोट करते हैं वी से और मेजरमेंट किससे करते हैं? वोल्ट से। उसको भी हम लोग वी सिंबल से दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ का पोटेंशियल मैं बोल रहा था 10 वोल्ट, यहाँ का पोटेंशियल नहीं, इससे पहले तो पोटेंशियल का तो परिभाषा क्लियर हो गया। अब अगला टॉपिक में आता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस। आप लोग इसे लिखते चल सकते हैं कि पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, तो पोटेंशियल मैं बता चुका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। अगला मैं टॉपिक बता रहा हूँ पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी दोस्तों उसे भी वी सिंबल से दिखाया जाता है। ठीक है, और उसका
मेजरमेंट भी वी में ही किया जाता है, उसका यूनिट जो होता है वो भी वी में होता है, वोल्ट में होता है, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अब मैं बोला कि यहाँ से यहाँ तक लाने में कितना 10 जूल, यहाँ से यहाँ तक लाने में 20 जूल का वर्क करना पड़ा, यानी यहाँ का पोटेंशियल 10 वोल्ट, यहाँ का पोटेंशियल 20 वोल्ट। यानी अगर बोला जाए दोनों के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है, तो कितना है 10 वोल्ट। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो आप सिंपली बोल सकते हैं 2 पॉइंट पर का पोटेंशियल का जो डिफरेंस है वही पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। पहला परिभाषा तो ये है, 2 पॉइंट पर का पोटेंशियल का जो डिफरेंस है वही दोनों पॉइंट का क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। या दूसरा जो डिफिनीशन है दोस्तों, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, लेकिन फील्ड आप वही इमेजिन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा पॉइंट ये है, दूसरा इसका जो डिफिनीशन है ये है दोस्तों कि किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, जैसे कि ए यहाँ पे लिया था, यहाँ पे बी लिया था, किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस ए से बी तक मूव करने में ये कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्यू, ये तो चार्ज बड़ा वाला चार्ज यहीं पे था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव कराने में जितना हमें वर्क करना पड़ेगा, वही जो है ये दोनों पॉइंट के बीच का क्या कहलाएगा दोस्तों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। यानी वी वी माइनस वी ए कितना हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा, जितना वर्क करना पड़ेगा इसका जो परिभाषा मैं बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस का, कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने में जितना वर्क करना पड़ेगा एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज ही क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। तो आप सिंपली इसे फॉर्मूला के रूप में याद कर सकते हैं, V यानी पोटेंशियल डिफरेंस, या आप इसे माने V इजिकल टू कितना होता है दोस्तों, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो बात यहाँ पर क्लियर है कि पर यूनिट चार्ज पे जितना हमें वर्क करना पड़ता है, ये तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या है, यूनिट चार्ज ही है ना, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज वही क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक लाने में जितना हमें वर्क करना पड़ा। बात क्लियर है। अच्छा, इससे पहले मैं एक कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बारे में बता रहा था, यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो चुका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है 2 पॉइंट के बीच का। तो मैं ये बता रहा था कि इंसुलेटर एंड कंडक्टर क्या होता है। इंसुलेटर वैसा मटेरियल होता है जिससे होकर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता, एंड कंडक्टर वैसा मटेरियल होता है जिससे होकर इलेक्ट्रिसिटी पास करता है। और दोनों में फ़र्क क्या होता है कि इंसुलेटर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकता और कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी पास करता है। दोस्तों, ये जो कंडक्टर होते हैं वो मेनली मेटल्स होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट जो कराते हैं वो मेनली कौन कराते हैं, मेटल्स जो भी होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हैं। उनका खासियत क्या होता है, मेटल्स का खासियत क्या होता है दोस्तों कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हैं। तो मैं बता ये रहा था, जैसे कि सोडियम में एग्जांपल लिया था। सोडियम आप इमेजिन कर सकते हैं, उसके आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब उसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है दोस्तों। अब 1 इलेक्ट्रॉन वो क्या करना चाहेगा, डोनेट करना चाहेगा, ठीक है। 7 इलेक्ट्रॉन लेने के बजाय वो 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करना चाहेगा। तो ये जो डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन दोस्तों, इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन नाम देते हैं, ठीक है। मतलब वो मूव कर सकता है कहीं भी, वो फ्री है, ठीक है। वहीं अगर नॉन मेटल का बात की, जैसे क्लोरीन में वहाँ पे लिया था, क्लोरीन क्या इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, नहीं कर रहा है, बल्कि वो दूसरे से इलेक्ट्रॉन को लेना चाह रहा है, ठीक है। तो उसके पास अवेलेबल ही नहीं है इलेक्ट्रॉन मूव कराने के लिए, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कहाँ से करेगा, ठीक है। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी 2 मैं बोला था, इसमें अगर चार्ज मूविंग हो उसे करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो चार्ज का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, इलेक्ट्रॉन ही तो होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराएगा, ठीक है। यानी अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है कहीं पे, यानी हम लोग बोल सकते हैं क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन अगर रेस्ट अवस्था में तो फ्लो नहीं कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है।
तो मेटल में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन फ्री में बैठे होते हैं मूव करने के लिए कहीं भी, ठीक है, जिधर भी उसको मूव करने के लिए मिल जाए वो मूव करेंगे। तो यही मैं ये जो बता रहा था पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, उसी से एक्चुअल में बेस्ड है कि इलेक्ट्रॉन मूव कब करेंगे कब नहीं करेंगे। इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए ऐसे नहीं है कि कभी मूव कर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए कुछ फोर्स चाहिए। ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को जब तक इधर से कोई फोर्स न लगाए तब तक इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेगा, नहीं करेगा। और उसी मटेरियल से होकर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, ठीक है, अगर यानी मेटल से होकर मूव करेगा, ठीक है। और वही अगर नॉन मेटल का बात किया जाए तो नॉन मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, तो मूव नहीं करेंगे, यानी वो इंसुलेटर है। वही मेटल क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं, क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं मूव करने के लिए। अब मैं ये जो पोटेंशियल डिफरेंस बता रहा था दोस्तों, और इससे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का उतना कोई मतलब नहीं है, मेनली जो हमारा जो काम है दोस्तों, जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका काम है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस जैसे कि हमारा जो अर्थ है दोस्तों, अर्थ अपने चारों ओर क्या करता है, ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट किए हुए है, ठीक है। इस ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर इस पॉइंट का ग्रेविटेशनल फील्ड बोला जाए तो कुछ और है, इस पॉइंट का ग्रेविटेशनल फील्ड कुछ और है। इसका जो ग्रेविटेशनल फील्ड है दोस्तों, इस नीचे वाले पॉइंट की तुलना में क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। अब इस फील्ड में किसी भी ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो क्या करेगा, नीचे मूव करेगा। कभी ये पेन या मेरे इस हाथ से इस हाथ में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में जो है डिफरेंस नहीं है पोटेंशियल का, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं है, ठीक है। ये दोनों क्या है, सेम पोटेंशियल पे है, यानी ये पेन यहाँ से यहाँ नहीं जाएगा लेकिन यहाँ से नीचे आ सकता है, क्योंकि ये हायर पोटेंशियल पे है, ये लोअर पोटेंशियल पे है। और ऑब्जेक्ट का मूवमेंट हमेशा हायर टू लोअर होता है, ठीक है। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए इस फील्ड में तो क्या करेगा, हायर टू लोअर मूव करेगा। इलेक्ट्रॉन को भी वही होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन के साथ भी अगर इलेक्ट्रॉन को किसी फील्ड में अगर रख दिया जाए, सपोज कि ये इलेक्ट्रॉन है, अगर इसे मैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूँ तो इस इलेक्ट्रॉन में भी मूवमेंट होगा, किधर से किधर होगा, ठीक है। अब चूंकि ये इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, ये सारा चीज़ हम लोग जैसे ग्रेविटेशन एक पॉजिटिव चीज़ हम लेके चल रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो इसमें हम अपोजिट बोल सकते हैं दोस्तों। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो होगा वो लोअर टू हायर की ओर होगा, ठीक है, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन की जगह सपोज कि यहाँ पे प्रोटॉन है दोस्तों, इसको मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हूँ, ये हायर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड लोअर इलेक्ट्रिक फील्ड, हायर फील्ड नहीं, ये हायर पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड ये लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब यहाँ पर ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन का मूवमेंट किधर होगा, इधर होगा, नीचे की ओर होगा। या तो फिर ये पॉइंट हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दो पॉइंट है। अगर मैं इस प्रोटॉन को यहाँ से छोड़ दूँ तो प्रोटॉन का मूवमेंट हायर टू लोअर होने लगेगा। हमारे बैटरी में भी यही चीज़ होता है दोस्तों, बैटरी का जो दो टर्मिनल होता है उसमें एक हायर पोटेंशियल और एक लोअर पोटेंशियल, जब भी दोनों कनेक्ट किया जाता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होने लगता है, लोअर टू हायर। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट में बोला कि लोअर टू हायर होता है, ठीक है। यानी पॉजिटिव चार्ज हायर टू पॉजिटिव चार्ज हायर टू लोअर, नेगेटिव चार्ज लोअर टू हायर, अपोजिट होगा, जाहिर सी बात है, दोनों का नेचर अपोजिट होता है इसलिए, ठीक है। तो यहाँ तक बात क्लियर है। तो आज का क्लास मैं इतना ही रखता हूँ, अगले क्लास में हम लोग आगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। आज तो हम लोग सिंपली स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ें, कल हम लोग इलेक्ट्रिक करंट जो मूविंग जो करंट होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए थैंक यू।